Good morning class. Today I will teach you center of mass. I will discuss the rules and the application based on center of mass. What is center of mass? What is the basic difference between center of mass and center of gravity? So first, what is center of mass? The point on the body or outside the body. अगर हम दोनों के बीच सेंटर ऑफ मास लेना है तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ हो, इस दोनों इसके बीच में. अगर इस पे सेंटर ऑफ मास लेना है तो ये सेंटर ऑफ मास ये हो सकता है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास. द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. पॉइंट on the body or outside the body where the whole mass of the system is supposed to be concentrated. While where the whole point on the body where the whole weight of the body is supposed to be concentrated. So what is whole weight of the is called center of gravity. Is called center of gravity. Called center of mass. So what is the basic difference between center of gravity and center of mass? Center of mass may lie on the body or outside the body, while center of gravity always lie on the body. Center of gravity weight पर डिपेंड करता है, माने फोर्स है ये, और सेंटर ऑफ मास है तो पोजीशन ही बताता है, लेकिन वहाँ फोर्स लगता है, यहाँ पर मास लगता है. सपोज टू बी होल मास इस पर कंसंट्रेट करता है. तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. फिर सिस्टम के लिए सॉलिड बॉडी सिस्टम जो भी के लिए निकालना होगा हम निकालेंगे. तो पहले हम निकालते हैं टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास of two particle system. Consider there be two particles A and B having mass m1 and m2, position vector r1 and r2 kept in xy plane. Consider there be two body. Consider there be two bodies A and B having mass m1 and m2, position vector r1 and r2 kept in XY प्लेन. XY प्लेन में रखा हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है. मानते इस दोनों के बीच इंटरनल फोर्स F12 और F21 लग रहा है. लेट F12 and F21 be the internal force between both the bodies. दोनों बॉडीज के बीच इंटरनल फोर्स F12 एंड F21 है.
or F1 and F2 be the external force and F1 and F2 be the external forces। मान लें कि एक्सटर्नल फोर्स F1 F2 है, उस पर लग रहा है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम चले, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ए के लिए चलते हैं, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है एंड F12 लग रहा है। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू dm1 v1 बाई dt, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dm1 बाई dt and to dr1 by dt, or this is equal to d square m1 r1 by dt square। for b के लिए अगर हम चले, F2 लग रहा है उस पर and F21, this is equal to dp2 by dt, dm2 v2 by dt, dm2 by dt and vt can be written as dr2 by dt, that is d square m2 r2 by dt square। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग first and second, F1 plus F12, F2 plus F21 is equal to d square by dt square, कॉमन हो गया, d square by dt square m1 r1 plus m2 r2। फिर से चलते हैं, कंसीडर, मान लो कि दो बॉडी है A और B जिसका मास m1 और m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 r2 है xy प्लेन में, इस दोनों के बीच इंटरनल फोर्स F12 एंड F21 है, वाइल एक्सटर्नल फोर्स F1 एंड F2 है। ओके, कंसीडर देयर बी लिखे हम। अब A पर अगर इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स टोटल फोर्स लग रहा है F1 और F2, तो दिस इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp1 बाई dt होता है। अब p1 इज इक्वल टू m1 v1 बाई dt होता है, m1 रहने देते हैं m1 बाई dt, v1 के बदले में dr1 बाई dt लिख सकते हैं, तो ये पूरा ऊपर में क्या होगा, d स्क्वायर m1 r1, d स्क्वायर m1 r1 और नीचे में dt इंटू dt स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से b का निकाले, दोनों को ऐड किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। From Newton's third law, every action have equal and opposite reaction in the absence of external force, and line of action और reaction will be in a straight line, एक ही लाइन में होना चाहिए। F12 बराबर F21, तो F12 प्लस F21 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0, यानी सम ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज 0, तो ये दोनों 0 हो गया, F12 एंड F21। तो फ्रॉम इस इक्वेशन से चलते हैं, देयरफॉर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। अब सेंटर ऑफ मास में कहीं भी फोर्स लगाए, वो सेंटर ऑफ मास पर लगेगा ही। इसे सेंटर ऑफ मास का टोटल मास कितना होगा, m1 m2, और इसका हो जाएगा डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास अगर r है तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर दोनों कॉमन, तो r इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। तो पहला डिस्कशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स लगने के बाद भी सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा तो ना उसका वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, और ना ही चेंज इन एक्सेलरेशन होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डिस्कशन करते हैं।
पहला डिस्कशन पॉइंट क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास will be independent of internal forces. Internal forces का independent होता है. Center of mass will be independent of internal forces. Second क्या होगा? That is, इसमें और explain कर देते हैं. That is, there is no change in position, velocity and acceleration of the center of mass in the presence of internal force. In the presence of इंटरनल फोर्सेस. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? वॉट एवर द फोर्स, एवर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, is applied on the body or the system external force is applied on the body or on the system, it will also act on the center of mass. Act on the center of mass, that is independent of the position of application of force. That is independent of the position or location of application of external force. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स the heavier body. हेवियर बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है. सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी. चौथा पॉइंट है, इफ द मासेस ऑफ द सिस्टम आर सेम, सिस्टम इज सेम, then masses of each particle of the system, each particle of the system is same, then it will lie in the middle, जैसे मानते हैं कि RCM इज इक्वल टू MR1 प्लस MR2 डिवाइडेड बाय M प्लस M. M1 की जगह M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M कर दें तो M कॉमन हो जाएगा. R1 प्लस R2 बाई 2M, M से M कट गया, क्या हुआ? R1 प्लस R2 बाई 2. ओके, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी, वेदर इट इज अटैच्ड और नॉट, वेदर इट इज इंटरैक्टेड विथ ईच अदर और नॉट, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, किसी एक बॉडी, आपस में दो बॉडी इंटरैक्ट हो या ना हो, जैसे हम और दीवार में इंटरैक्शन है या नहीं, हम पर अगर सेंटर ऑफ मास फोर्स लगेगा तो हम दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा. किसी एक बॉडी पर भी लगेगा, अगर आप इंटरैक्टेड है तो शिफ्ट होगा ही. अगर न भी आपस में जुड़े हुए हैं फिर भी अगर एक बॉडी पर सेंटर ऑफ फोर्स अप्लाई होता है तो सेंटर ऑफ मास भी ऑल्सो शिफ्ट होता है. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब.
पांचवा है फिफ्थ, if the external force is applied on a body, the change will also occur on the center of mass. It may be possible their velocity or acceleration will be different. May be possible their velocity and acceleration are different. इस तरह समझ लीजिए, मानते ये बॉडी है और एक और बॉडी है, दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब ये अगर हम इस पर भी एफ फोर्स लगाए, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ गया, तो इसका वेलोसिटी अलग होगा, इसका वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल बनाना चाह रहा है, तो दोनों के बीच का वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। सब जो नजदीक होगा उसका कम होगा, इसका ज्यादा दूर होगा। मतलब अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल का। एक ही फोर्स, जो फोर्स इस पर लगा, ये फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, लगा नहीं, अप्लाई हो गया, जिसके कारण अगर इसमें चेंजेज आया तो सेंटर ऑफ मास में भी चेंजेज आया, और उसका अलग अलग वेलोसिटी भी होगा, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी सेम हो। अब हम इस पर एप्लीकेशन बताना शुरू करते हैं। काफी सारा एप्लीकेशन है, 10 को कम से कम एप्लीकेशन हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स हो जाएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो पहला कि टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। एप्लीकेशन 1, टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास of two particle system. Find the center of mass of carbon monoxide with respect to carbon if the bond length is 2 एंगस्ट्रॉम। अगर बॉन्ड लेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो जिसके रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहे, बनाने का तरीका देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए उसको ऑरिजिन पर रखिए। जैसे मानते हैं इसको ऑरिजिन पर हम रख दिए सी को, ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम है, तो RCM सी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना हो जाएगा, M1 है कार्बन का है 12, R1 है 0, ऑरिजिन पर रख दिए इसको तो 0 हो गया। अब प्लस M2 कितना है, ऑक्सीजन का 16, इसका पोजीशन यहाँ से ऑरिजिन से 2 एंगस्ट्रॉम पर है, अब प्लस 12 प्लस 16 32 प्लस 28, 8 × 32 = 28, 8/7 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम कार्बन। अब फ्रॉम अगर ऑक्सीजन पूछता, फ्रॉम ऑक्सीजन पूछता तो उसको ऑरिजिन पर लेते तो होता 1 - 8/7, 7 - 8 1 - 2 - 2 एंगस्ट्रॉम है 14, 8 × 6/7 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ऑक्सीजन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी सेंटर ऑफ मास को, किसी एक बॉडी को मान करके आप उसको निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन 2 में चलते हैं। अगर वो सिस्टम प्लेन हो, एक 2 लाइन है ना, 2 से अधिक हो, इफ द ऑब्जेक्ट हैव 2, इफ सिस्टम कंटेन्स 2 and more than 2 ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन 2 होगा ये, इफ system contains 2 and more than 2 objects,
2 ऑब्जेक्ट, ज्यादा 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी बार में एक क्वेश्चन है कि मानते ही ये O है, ये लेंथ है इसका, L लेंथ है, इसका 1/10 आगे बढ़ा करके कर दिया गया, फिर 1/10 आगे बढ़ा करके किया गया, फिर 1/10 आगे बढ़ा करके किया गया, रखा गया ब्रिक्स या जो भी है 1/10 उसका रखा गया बढ़ा करके, फिर वो वापस लौटा, फिर ये वापस लौटा यहाँ पर चला है, फिर ये वापस लौटा यहाँ पर आ गया। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O। तो 1/10 ऑफ द लेंथ, 1/10 and L/10 is shifted as shown in the diagram. In the diagram 2 से अधिक पार्टिकल होगा तो XCM या RCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MnRn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn, ऐसा होगा। तो मानते हैं इस बॉडी का RCM निकालते हैं O के रिस्पेक्ट में, तो इसका M1 मानते M है, और यहाँ से यहाँ इसका मिडिल पॉइंट होगा L/2 पर, M कॉमन ले लेते सब जगह, प्लस इसका हो जाएगा यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा, इस जगह मिडिल पॉइंट होगा, तो L/2 प्लस L/10, ये हो जाएगा L/2 प्लस L/10। फिर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो L/2 प्लस L/10 प्लस L/10 कितना हो जाएगा L/2 प्लस 2L/10। फिर इसका चलते हैं, यहाँ पर अगर मिडिल पॉइंट आया तो L/2 L/10 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 लिखा होता हो गया L/2 प्लस 3L/10। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा तो L/2 यहाँ से यहाँ L/2 L/10 L/10 यानी 2 ही बार आएगा तो L/2 डबल हो जाएगा प्लस L/2 प्लस 2L/10। फिर यहाँ पर चलते हैं, इसका मिडिल यहाँ आ जाएगा तो L/2 प्लस L/10 L/2 प्लस L/10, और फिर इसका इसके मिडिल पर आते हैं तो L/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7M। 1 2 3 4 5 6 7, इसे 7M से डिवाइड कर दिए, M से M कैंसिल हो जाएगा। तो R सेंटर ऑफ मास L/2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7L/2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा L/10 1, ये 2 2 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 1 9, 9L/10 होगा, 9L/10 होगा तो 9L/10 बाई 7, LCM 10 हो गया, 5 7 5 35L 35L प्लस 9L 10 बाई 7, तो कितना हो जाएगा 9 5 44L/70 22L/35 फ्रॉम O। इस तरह से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास अगर n पार्टिकल के लिए हो तो। एप्लीकेशन 3 में कि अगर सिस्टम एक लाइन में ना रह करके, तो एक लाइन में था सिस्टम, एक प्लेन में हो, तब क्या करेंगे, फाइंड, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही पूछ रहा था। अब फाइंड द सिस्टम इफ द पार्टिकल्स आर इन ए प्लेन, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, कुछ में भी हो। एप्लीकेशन नंबर 3, find the center of mass of the particle when the particles are on the system of a system, when the particles are in XY plane, किसी प्लेन में हो, तब क्या करेंगे, तो हम फिर XCM निकालेंगे, M1 x1
प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 करेंगे। उसके बाद YCM निकालेंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 करेंगे। उसके बाद RCM निकालेंगे, RCM इज इक्वल टू हो जाएगा XCMI प्लस YCMJ। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब क्या होगा, XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर का रूट ओवर, फिर देखेंगे किस क्वाड्रेंट में, अगर दोनों प्लस है तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स YCM बाई XCM मॉड। अगर पहला माइनस दूसरा प्लस है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स YCM बाई XCM मॉड। अगर दोनों माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स YCM बाई XCM मॉड। अगर पहला दोनों प्लस है, प्लस या माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स YCM बाई XCM मॉड। इस तरह से हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखा सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स A, B, C having mass 1 kg, 2 kg, 3 kg are kept at the vertices of equilateral triangle of side 10 meter with respect to 1 kg। तो किसी एक को ऑरिजिन पर रखेंगे, हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। मानते ये पार्टिकल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 3 kg, ऐसा दिया हुआ है। ये 10 मीटर है, ये 10 है, ये 10 है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर इसको जिसके रिस्पेक्ट में उसको ऑरिजिन पर रखते हैं 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 10 0, इसका कोऑर्डिनेट 10 cos 60, 10 cos 60 का मतलब 5 और 10 sin 60, ये हो जाएगा 10 sin 60, ये हो जाएगा 10 cos 60। तो cos 60 1/2 होता तो 5 हो गया, 10 sin 60 √3/2 तो 5 √3 हो गया। मतलब इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद XCM निकालेंगे, XCM बराबर m1 2 kg इंटू 5 x कोऑर्डिनेट लिए, फिर 3 kg उसका x कोऑर्डिनेट 10 और प्लस 1 kg उसका x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 2 + 3 + 1, तो 30 और 10 40, कितना हो जाएगा 40/3 2 5 1 6 यानी 20/3i। इस तरह से निकाल देंगे। फिर YCM निकालेंगे 2 × 5 √3 प्लस 3 × 0 और प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 1, तो 2 √3 5 2 10 √3/6, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 5, इससे कट गया √3, 5/√3 j। तो RCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3i। इसको नहीं भी काट सकते हैं, मत ही काटिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 10 √3 2 जा 6 5 √3/3 j, तो 20/3i और प्लस 5 √3/3 j हो गया। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो RCM मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा 20/3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 √3/3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। और डायरेक्शन निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स 5 √3/3 बाई 20/3, ये 3 से 3 कर गया, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स √3/4, ये डायरेक्शन हो गया। इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। तो आज हम 3 एप्लीकेशन बताएं, इसके बाद और भी काफी एप्लीकेशंस हैं। बोले हम कि 10 से कम एप्लीकेशन नहीं होगा, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बनने वाले क्वेश्चंस हो गए। स्प्रिंग पर भी इसमें बनाया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखें और इसको याद कर लें फार्मूला को। ये सब फार्मूला साइड में हम लिखते जाएंगे, उस फार्मूला को आप याद करिएगा। थैंक यू।
और इसको आप पढ़िएगा। बाय।